राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। खेल प्रतियोगिता के विजेताओं से किया संवाद। जल्द होगा विधानसभा सत्र। राज्य आंदोलनकारियों के 36,000 आरक्षण की जगह उम्मीद। मंत्रिमंडल ने सत्र बुलाने के लिए सीएम धामी को किया अधिकृत। कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर। हजारों परिवारों को राहत। प्रदेश में लागू रहेगी नजूल नीति। अब तो बकायेदारों को करनी पड़ेगी जेब ढीली। बकाया बिल वालों को नोटिस जारी करने। भुगतान न होने पर कनेक्शन काटने के निर्देश। सब स्टेशन में लगेगा मेगा कैंप। देहरादून के निजी अस्पतालों में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मरीज। एक की मौत। अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में स्वाइन फ्लू के 3 मरीज भर्ती। उत्तराखंड में मिला कोविड के नए वेरिएंट JN1 का पहला मरीज। 72 वर्षीय महिला में हुई है पुष्टि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। राष्ट्रीय लोकदल उत्तराखंड के प्रदेशाध्यक्ष युवा देवेंद्र टिकोला व गढ़वाल मंडल अध्यक्ष परवीन चौधरी के नेतृत्व में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। नारेबाजी की, साथ ही किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। लोकदल पार्टी के द्वारा ज्ञापन SDM महोदय को दिया है गन्ना रेट को बढ़ोतरी के लिए, और किसानों की जो आज आवारा पशु घूम रहे हैं उनके लिए बहुत अन्य कार्य के लिए मांग की है। और जो किसान तरफ है, आज अगर देखा जाए तो सुबह की शुरुआत एक चाय से होती है, और चाय का रेट अगर देखे जाए 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक है। या मीडिया बताए या कोई भी यहाँ का विशेषज्ञ बताए, और यहाँ जितने भी किसान की कोई फसल है वो बिना लेवल की है। क्यों है ऐसा, क्यों है? अगर इस पर नहीं गौर करेगा तो 24 में, आने वाली 24 में, जैसे यहाँ की सरकार 11 सीटों में 8 में 3 सीट मिली, ऐसी 5 सीटों में 2 पर भी सिमट सकती है। अगर ये किसान इकट्ठा मजदूर इकट्ठा होगा, इसको तंग करा गया तो ये आंदोलन करेगा, और ऐसे ही सारे में परेशानी कर देगा गौरमेंट। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होगा। पूरा देश इस दिनों को दीपावली के रूप में मनाने जा रहा है, तो वहीं डोईवाला में भव्य रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन समिति से जुड़े राजवीर खत्री और मनीष सचवान ने बताया कि लोग अयोध्या नहीं जा पाएंगे, वो दुर्गा चौक पर होने वाली रामकथा में आकर हाजिरी लगाएंगे। उन्हें अयोध्या में होने का एहसास होगा। आयोजन आज से हो रहा है, और 22 तारीख को जो रामलला विराजमान है, इसमें कितनी खुशी है? क्या बहुत खुशी है, इसीलिए राम कथा कराई जा रही है आज से 12 तारीख से 22 तारीख तक। और 22 तारीख को यहाँ भव्य कुछ करेंगे हम लोग, 22 तारीख को भी बढ़िया करेंगे। और यहाँ पे राम कथा हमारे महाराज जी हैं वो करेंगे कल से। जय श्री राम, धन्यवाद। कितनी बड़ी उपलब्धि है जैसे 22 तारीख? बिल्कुल 500 साल बाद ये हुआ है, हमारे राम जी अयोध्या में विराजमान होंगे। धन्यवाद। बिल्कुल सभी का खुशी का माहौल है, और सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के 13 जिलों में से 11 जिलों में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्षों व सदस्यों की कमी का संज्ञान लेते हुए UKSSC के से 20 जनवरी तक विज्ञप्ति जारी कर 4 माह में भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराकर अपनी संस्तुति सरकार को देने को कहा है। प्रदेश में राज्य उपभोक्ता आयोग के साथ ही सभी जिला मुख्यालय जिला उपभोक्ता फोरम का गठन किया गया, लेकिन 13 में से 11 जिलों में अध्यक्ष और सदस्य नहीं है। हरिद्वार, देहरादून में उपभोक्ता फोरम के 1470 वाद लंबित हैं, और समय पर वादों की सुनवाई न होने से उपभोक्ताओं को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। दरअसल उपभोक्ता फोरम को लेकर एक सुमोटो याचिका टेकअप की थी माननीय उच्च न्यायालय ने। उस पर आज याचिका पे सुनवाई हुई, तो याचिका पे माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किया है कि 4 माह के अंदर जो है पूरी चयन प्रक्रिया समाप्त करके रिकमेंडेशन जो है सरकार को भेज दी जाए। तो आज याचिका जो है फिलहाल तो रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए लगी हुई है, अगली तिथि भी नियत है अप्रैल में, लेकिन अभी फिलहाल हमको ये कहा है कि 20 तारीख तक हमको जो है एडवर्टाइजमेंट इशू कर देना है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर कार्रवाई का विरोध शुरू किया गया। शहर के व्यापार मंडलों ने संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन शुरू कर दिया। शुक्रवार को व्यापारियों ने हाथों में काले झंडे लेकर
प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और सड़क सैकड़ों की तादाद में एकत्र होकर नगर निगम कार्यालय तक पहुंचे। व्यापारियों ने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों की दुकानों को तोड़ने का जो फरमान सुनाया गया, इसके खिलाफ लामबंद रहेंगे और किसी भी सूरत में अपने प्रतिष्ठानों को टूटने नहीं देंगे। व्यापारियों ने काले झंडों के साथ ही हिंदू धर्मशाला से रैली निकाली और नगर निगम कार्यालय पहुंचे। यहां जमीन पर बैठकर जमकर नारेबाजी करते हुए अधिकारियों को चेताया कि यदि उनके प्रतिष्ठान तोड़े गए तो इसका खामियाजा भुगतने को तैयार रहना होगा। ये बता दूं, हमने सारे व्यापारियों को नहीं बुलाया है, सिर्फ प्रभावित व्यापारी को बुलाया है और प्रभावित व्यापारी सारे पहुंचे हैं और कल से सारे हमारे प्रभावित व्यापारी अपने परिवार सहित पहुंचेंगे। ये आज सिर्फ प्रभावित व्यापारियों की मीटिंग थी और इसके लिए हमने एक शिष्टमंडल बना दिया, 12 सदस्य एक टीम बना दी। हम उनका नेतृत्व में सारे काम करेंगे जो हमारी टीम है, क्योंकि हमने व्यापारी संघर्ष समिति का गठन कर दिया है। कल से आंदोलन में चालू कर दिया था, आज चालू है, कल से इसमें तेजी लाई जाएगी, सारे काम किए जाएंगे। बहुत लंबा संघर्ष है, इसके लिए हमें बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा और बहुत सारे संघर्षों से गुजरना पड़ेगा। महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विषय में बताते हुए उन्होंने कहा कि बीती 23 दिसंबर को आरटीओ में महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें आरटीओ मेंबर ने मुख्य 2 बिंदुओं पर चर्चा करी है, जिसमें पहले नंबर पर देहरादून व हरिद्वार जैसे शहरों में ट्रैफिक कंजेक्शन को हल करने के लिए व दूसरा बाहरी क्षेत्रों में अच्छी परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिए। इसके अंतर्गत निर्णय लिया गया कि देहरादून शहर में ट्रैफिक को लेकर जो कंजेशन जोन बनाए गए हैं, जिसमें घंटागढ़ से लेकर दिलाराम चौक तक, घंटागढ़ से लेकर सर्वे चौक तक, घंटागढ़ से लेकर विंदाल पुल तक, इस जोन के अंदर जितने भी सार्वजनिक वाहन संचालित होंगे उन्हें जीपीएस से सुसज्जित किया गया है। ये 23 दिसंबर 2023 को आरटीए की बैठक हुई, जिसके अंदर 2 मुख्य मुद्दों पर आरटीए के मेंबर्स ने डिस्कशन किया। सबसे पहला तो देहरादून और हरिद्वार जैसे बड़े शहरों में जो ट्रैफिक कॉन्जेशन है उसको दूर करने के लिए, दूसरा बाहरी क्षेत्रों में अच्छी परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए, जिसके अंतर्गत सबसे पहला डिसीजन ये लिया गया कि जो भी देहरादून शहर के अंदर हमने एक नो कॉन्जेशन जोन डिक्लेयर किया है, जैसे कि घंटाघर से बिंदाल पुल, घंटाघर से दिलाराम चौक या घंटाघर से सर्वे चौक, इस जोन के अंदर जितने भी सार्वजनिक वाहन संचालित होंगे वो उनको जीपीएस से सुसज्जित होना आवश्यक होगा, जिससे कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा उन पर नज़र रखी जा सके और आवश्यकता पड़ने पर ट्रैफिक को संयमित किया जा सके। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की। प्रेस वार्ता करके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक बड़ा अभियान चला रही है, जिसमें नमो ऐप पर विकसित भारत जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है और अब तक पूरे प्रदेश में 2,43,180 विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा चुके हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को चरितार्थ करने के लिए आने वाले समय में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इन सभी ब्रांड एम्बेसडर से सुझाव लिए जा रहे हैं। और पार्टी देश के अंदर करोड़ों नागरिकों को विकसित भारत अम्बेसडर के रूप में उनके सहयोग लिया जाए, इस भाव के साथ नमो ऐप में विकसित भारत अम्बेसडर ये बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ है। नमो ऐप के अंदर विकसित भारत अम्बेसडर 100 दिवसीय चैलेंज उनको दिया गया है। मुख्य रूप से इस ऐप में मौजूदा सरकार की उपलब्धियां, कार्यक्रम, सामाजिक और आर्थिक जनचेतना और अनेकों विषय जो आज के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा लागू किए गए वो तो हैं ही, आप सब समाज के जो भी अम्बेसडर के रूप में इसमें जुड़ता है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर मचुरार के भी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई, जिसमें मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7वीं बार देश का सबसे बड़ा स्वच्छ शहर बना है, जबकि राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है।
उत्तराखंड राज्य की बात करें तो शहरों को साफ रखने के मामले में उत्तराखंड देश के 27 राज्यों के बीच 19वें स्थान पर है और इस साल महज 2 निकाय देहरादून और मुनिकीरेती का पुरस्कार मिलने से सफाई के मोर्चे पर उत्तराखंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर व सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा। शानदार प्रदर्शन वाले राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र ने पहला स्थान हासिल किया, जिसके बाद MP व छत्तीसगढ़ रहे। वहीं 1 लाख से कम आबादी वाले सभी शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र के सासवड को सबसे अच्छे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। देहरादून नगर निगम को 1 लाख से अधिक आबादी और मुनिकीरेती नगर पालिका को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राज्य के सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर पुरस्कार मिला है। वहीं देहरादून की बात करें तो दून स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार एक कदम ही आगे बढ़ा है। देश भर के 446 शहरों में किए गए सर्वेक्षण में देहरादून को 68वीं रैंक मिली, जबकि पिछले साल देहरादून 69वीं रैंक पर था। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण के सामने आने के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तराखंड के प्रदर्शन को बेहद निराशाजनक बताया, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य ने बेहतर प्रदर्शन किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की घोषणा हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा, नगर निगम प्रशासक और जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिया ने पुरस्कार ग्रहण किया। बता दें कि शहरों को साफ रखने के मामले में उत्तराखंड देश के 27वें राज्यों के बीच 19वें स्थान पर है। इस साल महज 2 निकायों देहरादून और मुनिकीरेती को पुरस्कार मिलने से सफाई के मोर्चे पर उत्तराखंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वहीं राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्वच्छता सर्वेक्षण में पुरस्कार प्राप्त करने पर नगर निगम देहरादून और नगर पालिका मुनिकीरेती ढालवाला को बधाई दी है, जबकि विपक्ष ने उत्तराखंड के प्रदर्शन को बेहद निराशाजनक बताया है। देखिए, हम लोग स्वच्छता की दृष्टि से आप जानते हैं, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया और लगातार पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में सर्वेक्षण भी होता है, तो खुशी की बात है कि हमारे नगर निगम को अब की बार 68वां स्थान मिला है और निश्चित रूप से नगर पालिका मुनिकीरेती को भी स्थान मिला है। मैं अपने उन अधिकारियों का, जनता का, जनप्रतिनिधियों का बहुत अभिनंदन कर रहा हूं और सभी से आग्रह कर रहा हूं कि हम लोग सभी स्वच्छता के प्रति जागरूक हों। निश्चित रूप से जो परिणाम सामने आए हैं बहुत ही निराशाजनक है। सरकार करोड़ों रुपया स्वच्छता अभियान में ख़त्म कर रही है। आपने देहरादून का ही देखा होगा कि किस तरीके से करोड़ों रुपयों का हेरफेर हुआ है और सफाई के नाम पर देहरादून भी 68वें नंबर में है पूरे उसमें। और अगर पूरी राज्यों की रैंकिंग करें तो राज्यों की रैंकिंग में भी राज्य हमारा 19वें नंबर पे है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात करें तो दून स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार एक कदम ही आगे बढ़ा। देश भर के 446 शहरों में किए गए इस सर्वेक्षण में देहरादून को 68वीं रैंक मिली, जबकि पिछले साल देहरादून 59वीं रैंक में था, जबकि पिछले साल देहरादून 69वीं रैंक पर था। सूत्रों के मुताबिक दून नगर निगम की उम्मीदों को सबसे बड़ा झटका गार्बेज फ्री सिटी से कम अंक मिलने से लगा, जबकि शहर को टॉप 50 में लाने का सरकार का लक्ष्य था और इसे लेकर दून नगर निगम के ओर से पद यात्रा निकाली गई। जागरूकता को लेकर भी कदम उठाए गए, मगर सफाई व्यवस्था के मूल काम जमीन पर नहीं दिखे। घरों से कूड़ा उठाने की व्यवस्था भी पूरी तरह लागू न हो सकी। इसी बीच स्वच्छता समितियों में कर्मचारियों की नियुक्ति पर ही सवाल खड़े हो गए, जिस कारण नगर निगम मिशन में कामयाब नहीं हो सका। हालांकि निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि दून में बेहतर प्रदर्शन किया है और उन्होंने जो वादे जनता से किए हैं उन वादों को पूरा किया। वहीं बीजेपी भी नगर निगम देहरादून के कार्यों की सराहना कर रही है। हम देहरादून को जो है स्वच्छ दून सुंदर दून बनाएंगे और देहरादून जो है अपना भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ नगर निगमों में ये देहरादून की पहचान बनाएंगे। हमने लगातार जो है उसके लिए स्वच्छता अभियान चलाए। हमने सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए एक 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई, जिसमें 1,28,000 लोगों ने जो है संकल्प लिया कि हम देहरादून में जो है प्लास्टिक मुक्त करेंगे, देहरादून को साफ सुथरा रखेंगे,
देहरादून के लिए प्रति जो है उन्होंने संकल्प लिया था और आज उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे जो है हम 384 से आज जो है 68 स्थान पर पहुंचे हैं। देखिए, हमारे नगर निगम के तमाम जो जितने भी मेयर होते हैं, नगर पालिका के जितने भी अध्यक्ष होते हैं, सभी चाहते हैं कि उनका नगर निगम, उनका नगर पालिका क्षेत्र स्वच्छता क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में आगे रहे। और ये बहुत खुशखबरी की बात भी है, बहुत राहत की बात भी है कि देहरादून पिछले वर्ष जिस पायदान में था उससे आगे देहरादून और बढ़ा है और देहरादून को इस बार स्वच्छता अभियान में बेहतर नंबर मिले हैं, बेहतर अंक मिले हैं। आने वाले समय में अभी तो नगर निगम के चुनाव होने हैं, नगर निगम चुनाव के बाद जो भी हमारे मेयर होंगे, हम और बेहतर करने का काम इसको करेंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर मची रार के बीच स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की घोषणा के बाद विपक्ष को हमला करने का एक और मुद्दा मिल गया है और विपक्ष ने उत्तराखंड के प्रदर्शन को बेहद निराशाजनक बताया है, जबकि सत्ता पक्ष इस प्रदर्शन को उपलब्धि बता रहा है। निश्चित ही देहरादून ने इस सर्वेक्षण में एक कदम तो आगे बढ़ाया है, लेकिन टॉप 50 में आने का सपना साकार नहीं हो पाना भी एक विफलता है। देखना होगा आगे स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तराखंड कितना सुधार कर पाता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाजपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बाजपुर पुलिस ने चीनी मिल से चोरी हुए ट्रैक्टर में मात्र 10 दिनों से बरामद कर लिया है। एसपी अभय प्रताप सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 31 दिसंबर को चोरों ने बाजपुर चीनी मिल से ट्रैक्टर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसको बाजपुर पुलिस उत्तर प्रदेश के मलक्कानम से बरामद कर 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। 31 दिसंबर को बाजपुर चीनी मिल में रात के 11 साढ़े 11 बजे हमें सूचना मिली थी कंट्रोल के माध्यम से कि एक काश्तकार का ट्रैक्टर किसी व्यक्ति के द्वारा चोरी कर लिया गया है। तत्काल हमारा जो थाने की टीम थी, इंस्पेक्टर बाजपुर के नेतृत्व में मौके पर गई थी और जाने के बाद चूँकि यह गन्ना सीजन चल रहा है और काश्तकारों के द्वारा अपना गन्ना चीनी मिल में ले जाया जा रहा है, तो इस तरह से ये ट्रैक्टर चोरी करके एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था। लिहाजा हमने इसको पूरी संवेदनशीलता से लिया और तत्काल हमने 4 मौके पे टीमें बनाई और टीमों को बनाकर जिसमें हमारी फील्ड से लेकर के टेक्निकल से लेकर और एसओजी की टीम थी और काफ़ी हमें उसमें लीड मिला सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से। तो बाद में ये जानकारी निकली कि ये 3 लड़के थे जिनको हमें पकड़ने में सफलता मिली है। गुरविंदर, गोपी, परमजीत और एक प्रदीप नाम का लड़का है। ये तीनों स्वार के रहने वाले हैं। इसमें 2 लड़के प्रदीप और अमरजीत जो कि गन्ने की टाली लेकर के और बाजपुर चीनी मिल में आते हैं। इनकी बात हुई गोपी नाम के लड़के से, गुरविंदर गोपी, जिसको कि खनन के लिए एक ट्रैक्टर की आवश्यकता थी। तो इन्होंने बताया था कि वहाँ इजीली तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रैक्टर स्वामी हैं या जो काश्तकार हैं वो ले आने के बाद वहाँ पे कई बार अपने ट्रैक्टर को वहाँ हुक खोल के ले जाते हैं और कई बार वहीं पे छोड़ देते हैं। ये है हमारे महावीर ट्रैक्टर चोर। आ जाओ, बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने। हल्द्वानी समेत पूरे जिले में कड़ाके की ठंड को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। हल्द्वानी स्थित कैंप ऑफिस में जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जिले में 100 से अधिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में इसको लेकर टीम लगाई गई है, जो कि लगातार ये देख रही कि किन जगहों पर अलाव की जरूरत है। रैन बसेरों को भी पूरी तरीके से ठीक किया जा रहा है। नगर क्षेत्र में सभी जगह जो हमारी यूएलबीज हैं उनको हमने ईओज को भी और जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया है कि अलाव की पर्याप्त व्यवस्था रखें। लगभग 100 से ज़्यादा स्थानों पर पूरे जनपद में अलाव की व्यवस्था यूएलबीज के माध्यम से करी गई है। इसके अलावा जो बेसहारा लोग हैं, जो फुटपाथ पर या सड़कों पर रहते हैं, उनके लिए रैन बसेरों में भी व्यवस्था कराए जाने के निर्देश दिए हैं। रैन बसेरे भी सभी नगर निकायों के द्वारा संचालित भी कर दिए गए हैं। कंबल इत्यादि खरीदने के लिए भी तहसीलों को हमने धनराशि जो शासन से प्राप्त हुई थी वो आवंटित कर दी है। उसमें अलाव जलाने की व्यवस्था है, बेसहारा लोगों के लिए कंबल इत्यादि खरीदने की व्यवस्था है। ये सब कराया जाए। ठीक, थैंक। उत्तराखंड के जिला सहकारी बैंकों में रिक्त 250 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए इस बार IBPS की मदद ली जाएगी।
यूकेसी जीपी निदेशालय देहरादून में हुई समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैंकों में चतुश्रेणी पदों के अलावा अन्य खाली पड़े 250 पदों पर जल्द भर्ती शुरू होगी। इस भर्ती का जिम्मा राष्ट्रीयकृत बैंकों की भर्ती संभालने वाले IBPS एजेंसी को दिया जाएगा। शहीद स्मारक देहरादून में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए। इसके तहत मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की टीम राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों और उत्तराखंड के महान विभूतियों के गांव जाकर उनके आंगन की मिट्टी को कलश में एकत्रित कर शहीद स्मारक लाएगी। जिस दिन मांगे पूरी होंगी उस दिन हरिद्वार गंगा में कलश विसर्जित किया जाएगा। इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रचार प्रसार समिति और वित्त नियंत्रण कमेटी के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है। संगठन को मजबूत करने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर कमेटियों का गठन करने की सहमति बनी। देखिए, आज शहीद स्मारक में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्य तौर पर जो प्रस्ताव पारित किया गया कि जो उत्तराखंड आंदोलन में शहीद हुए हैं या उत्तराखंड की जितनी भी महान विभूतियां हैं, संघर्ष समिति की टीम उनके गांव जाकर उनके आंगन की मिट्टी को कलश में भरकर शहीद स्मारक में लाएंगे। और जब हमारे ये मुख्य जो उद्देश्य है मूल निवास भू कानून की जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, और आगे देखें के न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।